एक पॉइंट और इसमें सॉल्यूशन वाले में बचा हुआ था, सॉलिबिलिटी का एक पार्ट था। तो सॉलिबिलिटी हेड डालोगे, सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी में रखा हुआ होगा, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते थे देखो, तो देखना कहीं पे होगा तो देना। देखो सॉलिबिलिटी कहते किसको है, पहले तो ये समझो। सॉलिबिलिटी बेसिकली किसी भी मतलब लिक्विड के अंदर पर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है और कुछ उस गिवन टेम्परेचर पे अगर कोई सब्सटेंस किसी भी लिक्विड के अंदर घुल रहा है तो कितनी मात्रा में वो सॉल्यूट उस गिवन सॉल्यूशन में, उस गिवन सॉल्यूशन या गिवन लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है, उसी को हम उसकी सॉलिबिलिटी बोलते हैं उस टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर देते हैं, लिखोगे सॉलिबिलिटी है क्या, पहले डिफाइन कर लो। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved, amount of solute dissolved in 100 ml of solution या 100 ml of 100 ml of a given liquid at a given temperature is said to be solubility of that solute at that temperature। उस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट की हम क्या बोलेंगे, सॉलिबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमेशा सॉलिबिलिटी जो होगी वो डिफाइंड होगी कहाँ पे, गिवन टेम्परेचर पे। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कोई 100 ml लिक्विड के अंदर हमने कोई सॉल्यूट डाला, वो सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व हो गया, तो कितना अमाउंट सॉल्यूट का पर 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, सॉलिबिलिटी बोलेंगे। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे उसको, हम उसका सॉलिबिलिटी बोलेंगे। अब एक बात थोड़ा समझो, सॉलिबिलिटी जो हमारा बेसिकली है, इसको हम अगर बात करेंगे तो ये बेसिकली कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व तभी होता है, एक टर्म हम यहाँ यूज करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर पोलर, इस बात को समझो। हाँ लाओ सेकेंड पार्ट है, लेकिन पार्ट 1 इसका वो होगा, तो पार्ट 1 भी होगा होना, उसको भी देखना, लाके इधर रख देना है सब, वो आदत डलवाना जरूरी है, पता चला बोर्डवे में गड़बड़ा जाएगा सब। तो तो ये जो सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना सॉल्यूट कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो इसको तो हमने सॉलिबिलिटी कहा, पहले तो सॉलिबिलिटी समझ लो। अब इस बात को थोड़ा समझो, कोई भी सब्सटेंस, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहें, इसको ऐसे समझो, चीनी लिए और चीनी को हम पानी में डाल दिए तो चीनी पानी में डिजॉल्व हो जाता है, क्लियर है। अल्कोहल को पानी में डाले तो अल्कोहल पानी में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग यूज करते हैं, फिनेफ्थलीन ले लिए और फिनेफ्थलीन को वाटर में डालते हैं तो वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसी फिनेफ्थलीन को अगर हम बेंजीन में डालेंगे तो बेंजीन में वो डिजॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है ये बात, क्लियर कि नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि लाइक एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर सब्सटेंस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंस में डिजॉल्व होगा। तो एक पॉइंट करके लिख लोगे
it should be noted that polar substance dissolves in polar substance, while non-polar substance dissolves in non-polar substance. That is कह सकते हैं, that is क्या, like dissolve like. इसका मतलब हो गया like dissolve like, मतलब सेम में घुलेगा. फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज डिजॉल्व्स इन वाटर, बट ग्लूकोज dissolve in water phenolphthalein dissolves in, हम यही लिख देते हैं, dissolves in बेंजीन. ठीक है, ग्लूकोज dissolves in water, phenolphthalein dissolves in बेंजीन. बट यही अगर हम कहें, बट ग्लूकोज नेवर dissolves in बेंजीन, या कह सकते हैं, और phenolphthalein never dissolves in वाटर. मतलब वाटर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, ये ख्याल रखना है. और डिजॉल्व कराने वाला कौन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. क्या होगा, जो उन सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व करने में मदद करेगा. अब सोचो, सॉलिड का लिक्विड में डिजोल्यूशन हम पढ़े हैं, चीनी का पानी में पूरा सॉल्यूशन में वही पढ़ते आए हैं. लिक्विड का लिक्विड में डिजोल्यूशन पढ़े, एल्कोहल वाटर का एग्जांपल हम लोग पढ़ते आए, समझे. मेन बात आएगा किसका, एक बचा पड़ा है, कौन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, इस बात का एक्सप्लेनेशन हम लेंगे. तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एक्सप्लेन करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे कोई भी गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हुआ है तो उसका जो डिसोल्यूशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक लॉ यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ. क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ. इतना लाइन लिख लेना, ये समझ में आया ना सबको. देखो, ग्लूकोज पोलर है, वाटर पोलर है, तो पोलर में डिसॉल्व हो गया. फिनाफ्थलीन नॉन पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो गया. ये कभी भी पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व. समझ आए. ये जो है, ये दोनों जो लिखे हो, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है इनमें पोलैरिटी है, ये दोनों पोलर हैं, याद रखेंगे. और यहां जो हम बात कर रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है, ये नॉन पोलर हैं. तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना. लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर का पोलर में डिसोल्यूशन होगा, नॉन पोलर का नॉन पोलर में. कभी भी पोलर नॉन पोलर में नहीं डिसॉल्व होगा, या पोलर कभी भी ये नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होने वाला है. इतना लाइन सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको. चलो, जनरली हाँ, सॉल्युबिलिटी का जो एक्सप्लेनेशन लिया जाता है वो जनरली यही किया जाता है कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में और ज्यादा डिफिनेशन देना है तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस. ठीक है, लेकिन जनरली जब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग, क्योंकि
लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड के पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो किसी भी सब्सटेंस को होमोजेनियसली मिक्स करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है। इस कारण से जब भी हम लोग बात करते हैं जनरल डेफिनेशन में, तो हम लोग लिक्विड की बात करते हैं और लिक्विड में कोई सब्सटेंस कितना डिजोल्व हुआ ये बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो इसी कारण ये जनरल डेफिनेशन जो सॉल्युबिलिटी का बोलते हैं, यही कहते हैं कि कितना अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का पर 100 ml ऑफ गिवन लिक्विड में डिजोल्व हुआ। ऐसे डेफिनेशन के लिए कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 पार्ट ऑफ ए गिवन सॉल्वेंट, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं तो जनरली एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में जो डिजोल्यूशन है वो बेसिकली जब लिक्विड होगा, तो क्योंकि इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होती है, तो इनको दूसरे को अपने में घुलाने की क्षमता ज्यादा होती है, और इस कारण से इसका और उस जनरली वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम के टर्म में डेफिनेशन देते हैं। तो डेफिनेशन पर 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 100 पार्ट ऑफ गिवन सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, और जनरल टर्म में हम लोग जनरली लिक्विड के फॉर्म में ही बोलते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? डेफिनेशन हम लोग यही देते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? लाइक डिजोल्व लाइक, ये बात क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? पोलर, पोलर मतलब समझ रहा है ना, एक आयंस के फॉर्म में डिजोल्व हो रहा है, एक आयन फॉर्म में तो दूसरा भी आयन फॉर्म में होगा, तबे ना एक का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस पहले का माइनस, वो एक दूसरे को अपने में डिजोल्व कर लेगा। तो लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब यही हुआ। इस बात को काम ख्याल रखेंगे, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलो अब इस बात को अगर हम लोग कोरिलेट करके चलते हैं तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें बात आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in a given liquid, solubility of gas in a given liquid। देखो ये सिंपल, इस बात को अगर तुम गौर करोगे, solubility of gas in a given liquid मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी गैस डिजॉल्व हो रहा है, उसकी डिजोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। तो लिखोगे टू एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ गिवन लिक्विड इज एक्सप्लेन्ड by the help of Henry's law। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेनरीज लॉ का यूज करते हैं। हेनरी का कहना था कि किसी भी लिक्विड का मतलब किसी ऐसे सोचो, गिवन टेम्परेचर, पहले सॉल्युबिलिटी को देखो, तो सॉल्युबिलिटी जो है बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो दो चीजों पे, पहला तो एक टेम्परेचर की बात करोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और घुलने के बजाय क्या होगा, वो दूर भागेगा, भाग जाएगा। तब सिंपल सा बात है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ा जादूगरी नहीं कर रहे हैं। मान के चलो कि कोई सब्सटेंस को तुमने घुला रखा है, अब तुम नीचे से इसको हीटिंग कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही ना। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब क्या, एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, वो बंध गया, तुम नीचे से कौन कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सॉल्युबल होने के बजाय क्या होगा, वो भाग जाएगा, डिजॉल्व होने की एबिलिटी उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी घटेगी, ये तो सिंपल बात है। दूसरा जो पार्ट है प्रेशर का, वही एक्सप्लेनेशन देता है हेनरीज लॉ। हेनरी के अनुसार से इसकी आवश्यकता क्यों है, इस बात का जिक्र हम लोग इसके एप्लीकेशन पे करेंगे। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज हेनरीज लॉ, एक्सप्लेन विथ टू, इसका पूछा जाता है कि हेनरीज लॉ क्या है,
इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसे लिखा जाएगा। या पूछा जाएगा कि हेनरीज लॉ किसको कहते हैं और इसके दो एप्लीकेशंस बताओ, कम दो एप्लीकेशंस लिखो। तो ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है बोर्ड में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुमको ध्यान रखना है इसको कि हेनरीज क्या बोला था। हेनरीज बोला कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है किसी लिक्विड के अंदर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। किसके? उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर लो, फिर इसको और समझाता हूं। लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ solubility of gas in a given liquid is always directly proportional to the partial pressure of that gas at a given temperature. किसी भी गिवन टेम्परेचर पे गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी उस लिक्विड के अंदर, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? अपने पार्शियल प्रेशर के। मतलब अकॉर्डिंग टू हेनरी, इस लॉ से चलेंगे, हेनरीज लॉ, इससे अगर चले तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है मतलब गैस का अगर कोई गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? मतलब उस गैस का अमाउंट गिवन लिक्विड में बढ़ रहा है। सॉल्यूशन के अंदर उस लिक्विड का, सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूट का, गैसेस सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है। यही ना मतलब हुआ। अमाउंट बढ़ रहा है मतलब मोल बढ़ रहा है। मोल बढ़ रहा है मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। सो इनडायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। इस लाइन सबको समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। हेनरीज क्या बोला? हेनरीज बोला कि गैस को जब डिसॉल्व करने जाएंगे, मतलब देखो डिसॉल्व सॉल्युबिलिटी, एक बार जो बताए हैं पूरा बात को हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा समझो। सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक टर्म तुम लोग पढ़े होगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होगे। एक टर्म सॉल्युबिलिटी वर्ड आया होगा वहां भी, KSP और S का कॉन्सेप्ट। तो सॉल्युबिलिटी वही टर्म वही है। वहां अलग है कि वो सॉल्ट के लिए बात करता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए वहां बात किया जाता है। ये यहां पे जनरल बात कर रहे हैं हम। तो सॉल्युबिलिटी ये है कि सॉल्युबिलिटी लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई एक सॉल्यूशन ले लिए, कोई भी एक लिक्विड लिए है। अब इस लिक्विड के अंदर कोई सॉल्यूट हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये सॉल्यूट इसके अंदर जा रहा है, तो कितना अमाउंट इस सॉल्यूट का, कितना पर 100 ml ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है, पर 100 ml ऑफ लिक्विड के अंदर किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ, इसी को हम उसका क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। दूसरे टर्म में बोल सकते हैं क्या? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ, ठीक है। तो बात वही है, बोलने का तरीका वही है। बात लिक्विड की, और लिक्विड ही जनरली सॉल्वेंट के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो ये जनरल डेफिनेशन ही हो गया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड पर 100 ml ऑफ गिवन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। पहला लाइन समझ में आया? अब ये सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी 2-3 चीजों पे। सबसे पहला बात
कि हमारा जो मतलब कोई भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है उस बात को हम एक्सप्लेन कर दें, तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर सकती है? तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। किस पे? जो हमने पहला पॉइंट लिखा हमने कंक्लूड करके लिख दिया। पहला सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा किस पे? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें हमने बोल दिया लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर कभी भी पोलर में नहीं घुलेगा। पानी में ऑयल डाल दो, किरोसिन ऑयल लाके पानी में डाल दो, नहीं डिजॉल्व होगा। किरोसिन ऑयल और पेट्रोल को मिला दो, मिल जाएगा। क्यों? किरोसिन ऑयल और पेट्रोल दोनों नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर मिल गया। समझ आ रहे बात? समझ आ रहा? लेकिन वही ऑयल को पानी में डालो तो ऊपर छताने लगा, का है? नॉन पोलर पोलर हो गया। समझ में आ रहा सबको? पानी में अल्कोहल मिला दिया, अल्कोहल समझ रहा है? तो समझ में करें गोबरा, चेहरा पे हंसी आता है सब, सब उल्टा पलटी काम नहीं करेगा सब। खास करके जब ऑर्गेनिक जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक की बात होगी, खास करके जब ऑर्गेनिक में अल्कोहल फिनॉल ईथर का जब पढ़ा रहे होते हैं, उसमें गलती से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आता है तो कितना के बाँझ खिल जाता है। और आप खाली बताइए, देखिए घड़े जाके हम क्या करते हैं, सनकेगा सब के घड़े बनावे ला भाई। ऐसा बढ़िया व्यवस्था सर बता रहे हैं, दुकान में जाए के भी झंझट नहीं होगा, घड़े में व्यवस्था करके देखेंगे। मर जाएगा गधा भाई, से सोचेगा नहीं, नहीं सुनता होगा, कभी सुनता होगा सब खूब पेथी में आता है पेपर में कि फलाना जगह जो है वो इतना लोग जो है वो शराब पीने से इतने लोगों की, जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। सुनता होगा खूब। तो उसमें क्या होता है? कौन शराब पीने से? सुना है कि कौन शराब पीने से? वो जो रोडवा पे जो बेचता है, अरे कुछ कुछ सड़ा गला का नहीं बेचता है जो, तो वो बेसिकली कौन चीज हो गया? वो बनाने के लिए वो शराब बना रहा है। लेकिन जब हम फर्मेंटेशन करते हैं कि मतलब जितने भी सब्सटेंस है, तो फर्मेंटेशन में तुम को तो केमिस्ट्री थोड़े पढ़ ले है, अरे रंजन सर के स्टूडेंट थोड़े है वो, है कि नहीं? तो वो तो देख गला दिया, सड़ा दिया। अब सड़ा दिया तो इथेनॉल इथाइल अल्कोहल के साथ साथ वहां मिथाइल अल्कोहल भी बन गया। क्या हो गया? अब मिथाइल अल्कोहल हाईली पॉइजनस होता है। क्या होता है? तो बनावे में तो सड़ा रहा था, बुझाया नहीं, सड़ा दिया, सड़ाया तो साथ में अब प्रोपोर्शन थोड़ी बैठ के मीटर लेके चेक कर रहा है कि में कितना परसेंट मिथाइल अल्कोहल है, कितना परसेंट इथाइल अल्कोहल है। तो मिथाइल अल्कोहल का परसेंटेज 2 से 3% है तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया चीज है, मतलब व्यवस्था ठीक है। मतलब ये लड़वा अब वही अगर बढ़ गया गलती से भी फर्मेंटेशन में हो गया 20-25% मिथाइल अल्कोहल, तो वो तो बेचारा समझ के वही दे रहा है कि हम जो बनाए हैं वो हमारा सही है, लेकिन वहां तो उसमें मिथाइल अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ गया। अब क्या होगा? पिएगा तो सब सलट जाएगा, हाईली पॉइजनस होता है। तो घर में तो गलती से भी मत सोची हो कि मतलब अब पता चलेगा कि अपने तो जैबो करेगा, हमरो ले डूबेगा, मरते रहेगा तो चिट्ठी लिखेगा कि रंजन सर के द्वारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बताया गया जिसके थ्रू हमने अल्कोहल बनाया और इसको टेस्ट करने के दौरान मेरी मृत्यु हुई, अतः इसकी पूरी जिम्मेवारी रंजन सर की। ले डिस्कवरी कह ले तू और डुबलन रंजन सर, ले डुबा रंजन सर को, है कि नहीं? तो ये सब नहीं करेगा, ये सब बढ़ाएगा नहीं। इसी तरह से ईथर कभी पढ़ा रहे होंगे तो ईथर में बताते हैं कि ईथर जो होता है, ईथर नहीं लगेगा, ईथर से आजकल वो क्या किया जाता है, बेहोश करने में काम किया जाता है। तो जब बताएंगे ईथर तक खुश हो जाएगा, तो बनाओ बनाओ लाओ एकड़ा। कभी बताएंगे क्लोरोफॉर्म तक खुश हो जाएगा, नहीं तो दुकान में भी जाके मांगे लगता है कई को, जब नहीं मांगेगा तो दुकान वाला मार के कूट देगा तुमको बिना मतलब उसके प्रिस्क्रिप्शन के, बिना रिक्वायरमेंट के, मतलब वो गवर्नमेंट के आदेश के वो सब चीज रिलीज नहीं होता है। ठीक है, अरे बात समझा ना? हाँ, तो ये सब बढ़ाएगा नहीं, सब ध्यान रखेगा। तो हम वही बता रहे थे कि नेचर ऑफ सब्सटेंस, इथाइल अल्कोहल पानी में डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इथाइल अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। तो पहला तो हो गया नेचर ऑफ सब्सटेंस, लाइक डिजोल्व लाइक। तो हम उतना नहीं लिखा है, उतना ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं,
दूसरा बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ, पहला इफेक्ट हो गया इफेक्ट ऑफ मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस, दूसरा हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो सीधा सा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, घट जाएगा। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो नजदीक आने के बजाय दूर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, पार्टिकल की वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो भाग जाएगा, तो घुलने के बजाय उल्टा भाग जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो दूसरा हो गया टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। दूसरा हो गया, हम टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ा रहे हैं, जब हम बढ़ा रहे हैं तो वो पार्टिकल वो दोनों दो चीज हो गया। जैसे हम टेम्परेचर, इसके भी क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ये बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये जो कॉन्सेप्ट, इस बात को थोड़ा समझोगे, ये सॉल्यूशन की बात करें कि सर आप, हम बताए थे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन होता है, तो जिसमें गिवन सॉल्यूट अगर हमने मतलब 1 लीटर पानी में 2 चम्मच हमने 2 स्पून अगर हमने शुगर डिजोल्व किया हुआ है, सॉल्यूशन बनाया हुआ है। अब इसमें अगर हम 2 चम्मच और चीनी डाल देते तो घुल जाता है। उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, नहीं घुल रहा होता है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घुल जाता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो घुल जाता है। तो वो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इस सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। जब तक कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबल है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जब तक सॉल्युबल है, तब तक, कब तक, जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बात, जब ये सैचुरेटेड मतलब तो घुल ही रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है, जब वो अनसैचुरेटेड पार्ट है, जब उनके पार्टिकल दूर जाएंगे, मान लो अट्रैक्शन और दूर जाएंगे, पार्टिकल फ्री होंगे तो वो उसमें घुल जाएंगे। लेकिन जब वो सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई, अब जब तुम हीट करोगे तो क्या होगा, घुलने के बजाय क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे ही काइनेटिक, जब तक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, समझो इसको, पहले हीट किए तो शुरुआती दौर में पहले इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा, तो जब तक स्पेस बढ़ेगा वो अट्रैक्शन घटेगा, स्पेस बढ़ रहा है तब तक उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अब एक समय आएगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो घुलने के बजाय वो भाग जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो वो बातें जो सिंपल सी होंगी कि सॉल्युबिलिटी जो बेसिकली है किसी भी सब्सटेंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर का बढ़ाना मतलब क्या, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। समझ आ रहा है, क्लियर है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उस समय उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी सॉरी घटनी शुरू हो जाएगी। दूसरा बात, तीसरा आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा, जिसकी बात हम लोग हेनरीज लॉ से कर रहे थे, ठीक है। हेनरीज क्या बोला, तो हेनरीज बोला कि जब हम कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व होगा तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और देखो, अब पार्शियल प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब तुम क्या समझ रहे हो, उस गैस की मात्रा उस गिवन लिक्विड में बढ़ रही है। 2 चम्मच चीनी गुला, 5 चम्मच चीनी गुला, 10 चम्मच चीनी गुला, तो कुछ ही हो रहा है, कौन बढ़ रहा है, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी का बढ़ना मतलब गिवन लिक्विड में सॉल्यूट की मात्रा बढ़ना। सॉल्यूट की मात्रा बढ़ रही है मतलब उसका मोल बढ़ रहा है, मोल बढ़ रहा है मतलब उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, यही ना हो गया। तो यही लिख दिए कि डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ये बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, लिख लिया वही, लिख लो पहले इसको, लिख लिया। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी सब ई पार्शियल हो गया यहां तक। चलो, तो अब यही से अगर तुम कोरिलेट कर लेगा तो तुमको क्या हो जाएगा, थोड़ा समझो इसको,
ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा, कांस्टेंट आएगा क्या, के एच इंटू क्या हो गया, एक्स गैस। ठीक है, ये हेनरीज इक्वेशन आ गया, जहां पे ये के एच वेयर के एच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को पी गैस लिख दो और मोल फ्रैक्शन तो एक्स गैस होता ही है। तो जब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली, तो ये इसके, तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां से क्या हो गया, ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब इस बात को अगर तुम गौर करो, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, हेनरीज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी जो केएच का जो वैल्यू है, थोड़ा सा एक बात समझोगे, जो केएच का जो वैल्यू है, ये केएच का हेनरीज कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट का जो वैल्यू है उस पे, अच्छा मतलब कभी कभी क्या होगा, तुमसे पूछ देगा क्या कि सॉल्युबिलिटी जो है, 4 को गैस दे देगा और कहेगा बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। कि मान लो 4 को, एक गैस का सॉल्युबिलिटी केएच 2 दिया है, एक का केएच दिया हुआ है 10। ठीक है, और कह देगा बताओ दोनों में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, दोनों में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। तो एक पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच नहीं कर देगा, सब प्रोपोर्शनलिटी दिख रहा है तो ही नहीं कर देगा, ये कांस्टेंट है। समझ आ रहा है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वैल्यू जो है केएच के वैल्यू, केएच का जो वैल्यू है वो डिपेंड, वो सॉल्वेंट, वो गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी, और वो उसका जो वैल्यू है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिसके लिक्विफिकेशन का रेट जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इनडायरेक्टली तुम ख्याल रखोगे कि जिस गैस की केएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके सॉल्युबल होने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। समझ में आ रहा है, इसका इस फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, हम लिख रहे हैं, इस बात को मेंशन कर दे रहे हैं, पहले देखोगे। यहाँ पे एक बात याद रखने का है कि KH इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, KH is the characteristics of gases, ठीक है, which get dissolved in the given liquid। लिक्विड के अंदर जो डिजॉल्व हुआ है गैस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो केएच, ये सॉल्युबिलिटी जो गैस की है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, केएच के, याद रखोगे। इसका इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, गैसेस स्टेट में पढ़ना था, अब हटा दिया गया है, गैसेस स्टेट ही हटा हुआ है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे। जिसका केएच, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन का रेट कम होता है, और उसी से ये रिलेट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, मतलब ये एक टेम्परेचर आता है क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, ये टीसी केएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टीसी के। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज्यादा होता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका लिक्विफिकेशन रेट ज्यादा होगा। क्या होगा, और लिक्विफिकेशन रेट ज्यादा, लिक्विफिकेशन मतलब समझ रहा है ना, गैस लिक्विफाई जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा लाइक डिजॉल्व लाइक का कहानी होगा, तभी ना वो डिजॉल्व हो पाएगा। तो वहीं से इस बात का एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास जाएगा कि केएच का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होता है, और ये जो वैल्यू है इस पे डिफाइन करेगा, मतलब इसका इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बस ख्याल रखना है इस जगह पे। ठीक है, तो देखो इसमें अगर तुम इस चीज को कोरिलेट करते हो तो क्या हो गया, जिसका केएच वैल्यू, जिस लिक्विड का केएच वैल्यू ज्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो उस गैस की कम होगी।
जिसका केच वैल्यू कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उस गैस की क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सिंपल बात एक याद रखोगे, ठीक है। कर लो इसको, ठीक है। ये बात समझ में आया? अभी क्या बताए सो याद रहेगा, केच का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर और उससे लेना देना नहीं है। तुम याद रखोगे, क्या बताइए, नहीं हो तो लिखे थे लिख देते हैं तो उसको कहीं छाप लिया करो सब, नहीं छोड़ मत दिया करो, तो बाद में बौड़ाओगे फिर ओकरे बराबर कर के खुश हो जाता है सब। के एच का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर में भी क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ आ रहा है बात, मतलब लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये जरूर याद रखना इसको, क्रिटिकल टेम्परेचर, द क्रिटिकल टीसी का वैल्यू जितना ज्यादा होता है लिक्विड की लिक्विफिकेशन रेट उतनी कम होती है। गैस की लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो होगा उतना कम होता है, ठीक है। ये याद रखोगे। ये क्रिटिकल टेम्परेचर एक्चुअल में ये बात जो है तुमको यहाँ का जरूर ये, क्योंकि गैसेस स्टेट का है वो हट गया है। वहां पे हम लोग पढ़ते थे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सब हम लोग पढ़ते थे वहां पे। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी जो होता है ये बराबर होता है 27, मतलब 8/27 आरबी एक फार्मूला होता है, तो वो पढ़ना ही नहीं है, हटा हुआ है। तो इस लेकिन फिर भी बात आया तो याद रखोगे कि टीसी, और ये टीसी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा लिक्विफिकेशन रेट उतना उस गैस का लिक्विफिकेशन रेट कम होता है। तो अब यहां से कोरिलेट कर लो तो क्या हो गया, टीसी ज्यादा, केच ज्यादा, जिसका केच ज्यादा लिक्विफिकेशन कम तो सॉल्युबिलिटी कम। समझ में आ गया बात। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये सब दिमाग में बैठाओ, फिर से एक बार रिपीट करो, सुनो इसको, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो गैस लिक्विड में डिजॉल्व कब होगा, जब याद करो कोल्ड ड्रिंक पीता है तुम, कोल्ड ड्रिंक में कैसी करता है, वो भी एग्जांपल एप्लीकेशन वही लिखने वाले हैं अभी। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे डिजॉल्व कराते हैं। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीता है ना सब, तो कोल्ड ड्रिंक पीता है तो क्या करता है सब, कोल्ड ड्रिंक को पहले लेता है दुकान में से, पहले ऐसे जोर से हिला देता है, उसके बाद खोल के तब पीता है, पीता है ऐसे हिला के खोल के दवा ऐसे पी जाता है, नाक मुंह सब में घुस जाएगा। अरे घुस जाएगा ना, क्या है, तुम हिला रहा है, कुछ ही कर रहा है, एक्चुअल में कर क्या रहा है, तुम उसको एनर्जी दे रहा है। वो तो अंडर हाई प्रेशर वो डिजॉल्व करके उसको बंद करके सील बोतल में रखा हुआ है। लो टेम्परेचर, सोचो क्या क्या तुम किया हुआ है उसके साथ, टेम्परेचर को क्या किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो टेम्परेचर कम किया है मतलब क्या, उसका लिक्विफिकेशन रेट, तो गैस ज्यादा लिक्विफाइड है, और लिक्विफाई फॉर्म है तो लिक्विड पहले उसमें पहले से लिक्विड है, गैस को भी प्रेशर करके तुम लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, लाइक डिजॉल्व लाइक लिक्विड डिजॉल्व है। समझ में आ रहा है बात। अब तुम क्या कर रहा है, तुम उसको उस हाई प्रेशर पे डाला हुआ है, प्रेशर भी दबाए हुआ है, प्रेशर को खोल रहा है, रिलीज कर रहा है, से क्या एनर्जी भी दे रहा है तुम ऊपर से। तो स्वाभाविक क्यों खोलेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, पूरा निकल के बाहर की तरफ पूरा गिरने लगता है। समझ में आ रहा है बात सबको। तो बात यही हो गया, इसमें ख्याल रखना है, बस बताने के लिए तुमको बता दिए हैं कि केच का वैल्यू, ये टीसी मतलब टीसी टिकट चेक करे वाला नहीं रहे सब, क्रिटिकल टेम्परेचर ना कुछ बना देता है सब इसको, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है रे। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसके लिक्विफाई करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, लिक्विफाई करने की टेंडेंसी कम होगी तो घुलने की टेंडेंसी कम होगी, याद रखना है। समझ में आ गया बात, क्लियर है। चल अब बात आता, मतलब चार को कभी ऑप्शन में दिख जाए, चार को गैस दे देगा, ऑप्शन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, चार को गैस दे देगा, कहेगा कि बताओ इसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है, तो डिपेंड करेगा केच के वैल्यू पे, चार को केच वैल्यू दिया रहेगा, तो जिसका केच वैल्यू जितना कम होगा उसकी लिक्विफाई करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से कोरिलेट करके तुम कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को भी। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ आया सबको। चलो अब एक बात समझोगे, अगर ये हमारा जो है हेनरीज इक्वेशन जो है, इफ हेनरीज इक्वेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हेनरीज इक्वेशन इज करेक्ट, अगर ये करेक्ट है तो स्वाभाविक है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस एक्स गैस, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हो, अगर
इसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए तो ग्राफ क्या होगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पी गैस, इधर हमने क्या ले लिया, इस पे ले लिया एक्स गैस, ठीक है। क्या होगा इसमें, तो हमारे पास पी गैस इजकल टू क्या है, के एच इंटू एक्स गैस है, तो सामने दिख रहा है क्या है, वाई इजकल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, ओरिजिन से पास करेगा, एक्स गैस है, ये स्लोप हो गया के एच, वाई एक्सिस पे पी गैस है ना। तो वाई एक्सिस पे कौन है, पी गैस, एक्स एक्सिस पे कौन है, एक्स गैस, इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो ओरिजिन से पास करेगा, और के एच का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप, इन आ गया। अलग अलग जगह पे ये हमको क्या देगा, ये किसका वैल्यू दे रहा है, के एच का वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। बात सबको समझ में आ रहा है, स्लोप के एच ना आ रहा है, तो स्लोप का वैल्यू क्या देगा, के एच का वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये समझ में आया। अब देखो लास्ट पॉइंट, इसके एप्लीकेशन की बात कर लो। अगर बात इसके एप्लीकेशन की करो, एप्लीकेशन की बात करो तो एक एप्लीकेशन तो ऑलरेडी हमने बता दिया, क्या, डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर इन सील्ड बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक के सील्ड बोतल के अंदर हाई प्रेशर पे CO2 गैस का डिजोल्व किया जाना कार्बोनेटेड वाटर में, ये इसका एप्लीकेशन है पहला। दूसरा, हाई एल्टीट्यूड पे, जब पहाड़ पे नहीं लोग, पहाड़ पे हाई, बहुत ऊपर ऊंचा पहाड़ पे चढ़ रहे होगे तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगता है, नहीं तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, पड़ा होगा सब, ऑक्सीजन की क्या है, हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, अब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वहां पे गैस में क्या होगी, कम होती जाएगी। पार्शियल प्रेशर 1 ATM पे हम लोग यहाँ पे हैं, सांस आराम से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या है, प्रचुर मात्रा में कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ, अरे मेरे एटमॉस्फेयर में प्रचुर मात्रा में क्या प्रेजेंट है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का प्रेशर 1 ATM है, इस कारण से ऑक्सीजन को यह एयर अपने अंदर आसानी से डिजोल्व करके प्रचुर मात्रा में रखे हुए है। अब जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा तो पार्शियल प्रेशर जो है गैस का क्या होगा, कम होता जाएगा, मतलब ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता जाता है। अब प्रेशर कम होगा तो अभी पढ़ लिया है तुम, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, तो जैसे ऊपर जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा, ई कम होगा तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन एयर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर ये कम होगा तो क्या होगा, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सफोकेशन फील करेंगे, एंजाइटी होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्रेन को, तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो बौड़ा जाएगा, पगला जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, मरी हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब पानी के बोतल के साथ साथ ऑक्सीजनों के बोतल पीठी पे लाद के ले जाना तो मरे के पूरी संभावना है, अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो। अरे बात समझाना, ये क्लियर हो गया बात। तीसरा बात, स्क्यूबा ड्राइवर्स को थोड़ा सा समझो, दो खाली एग्जांपल लिखेंगे, स्क्यूबा ड्राइवर्स का भी बता दो। स्क्यूबा ड्राइवर समझता है ना, अरे ओलंपिक में नहीं देखेगा आंख में दो ऐसा ऐसा पहन लेता, तैराकी प्रतियोगिता रहे, अरे होता है ना, सबसे मजेदार सबका आंखों वाला लगता है, दूगो चश्मा पहन लेगा, तैर रहा है, पता नहीं चलता है कितना पास तैर रहा है। तो स्क्यूबा ड्राइवर सबका गौर करेगा, थोड़ा समझना इसको। जैसे जो इतना ओलंपिक कहीं देखता तो नहीं होगा, लेकिन देखेगा कभी, तो जब तैराकी हो रहा होता है तो जब जनरली नहीं होता है, जैसे क्रिकेट खेलता है सब, फुटबॉल खेलता है सब, तो ओकरा में जीत जाता है तो जो मरले रहता है गोल चाहे छक्का लगल रहता है, ओकरे दिन रहता है, अब बोड़ाइल फिरता है, पूरा फील्ड में बोड़ाइल फिरता है सब, नहीं सब बोले कि वह है आज, मतलब आज के भगवान हुए है कि नहीं, है ना। लेकिन वही स्क्यूबा ड्राइवर सब में देखेगा तो वो अगर जीतलो रहता है तो पानी के अंदर रहता है, और जीतने के बाद भी 5 मिनट अगर मजबूरी है, वो गलती से भी अगर ज्यादा एक्साइटेड हुआ बाहर निकला तो वहीं पे मर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये याद करने के लिए समझा दिए कि याद रखेगा। क्या समझा,
क्यों पे आते हैं, उसके बाद आते हैं। लेकिन पहले जो तैराकी प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आता है तो आने के बाद देखेगा कोना में लगल रहेगा, इसे डुबकी मर ले, खाली गर्दनवा निकल ले रहता है। बात समझ आ रहा है? मतलब जीत का भी जश्न 4-5 मिनट के बाद मनाएंगे ना तो वो जीते में रह जाएगा, भगवान जी गोल्ड मेडल देंगे। अरे बात समझा ना? काहे? अब उस पे चर्चा करते हैं। चर्चा यह है कि पानी के अंदर जब जाओगे तो पानी के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। अब पानी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब एयर में हाई प्रेशर पे, वो छोड़ दो, सिंपल समझो। एयर में कौन सी है? 78% कौन सी है? नाइट्रोजन है। 21% कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो मात्रा ज्यादा किसका है? पानी के अंदर। ऊपर से तैराकी कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तनार खींच रहे हैं, सांस खींच रहे हैं, बॉडी के अंदर कौन सी जा रहा है? पूरा एयर तो पूरा जा रहा है। जैसे अभी बैठे हो तो पहले ही बताए कि मान लो अभी भी हम लोग देखो सांस ले रहे हैं, खींच रहा है, बचेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं, सांस ले रहा है, तो स्वाभाविक है नाइट्रोजन तो अभी भी जा रहा है, जा रहा है। लेकिन मेरे बॉडी को जो जरूरत है अंडर प्रेशर, यहाँ का प्रेशर मेंटेन है, लो 1 atm प्रेशर पे है, तो हमारा बॉडी जितना उसमें से ऑक्सीजन चाहिए छांट के ले लिया। अब यहाँ कंडीशन दूगो चेंज हुआ। पहला कंडीशन चेंज ही हुआ कि पानी के अंदर है, पानी के प्रेशर ज्यादा है, तो उस एयर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब एयर की सॉल्युबिलिटी, तो एयर में ज्यादा कौन है? ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन भी, जब ब्रीथिंग करेंगे तो नाइट्रोजन जा रहा है, प्रेशर वहां ज्यादा है नॉर्मल कंडीशन से, तो ऑक्सीजन के साथ साथ बॉडी के अंदर कौन चल गया? नाइट्रोजन की भी मात्रा बढ़ने लगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन कौन सी है? वो तो इनसॉल्युबल है। अरे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जाओगे तो नाइट्रोजन इनर्ट होता है, नाइट्रोजन। अब वो गलती से भी तो मान के चलो लिया था, ब्रीथ किया था, प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर, अब बाहर निकलेगा तो प्रेशर कितना है? 1 atm। सोचना इसको गौर से, प्रेशर बाहर निकला तो प्रेशर, तो 1 atm पे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व कर सकता है, लेकिन 1 atm प्रेशर पे जो बाहर का जनरल कंडीशन, उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगा, नाइट्रोजन डिजोल्व नहीं करेगा। तो जो हाई प्रेशर पे, पनिया के अंदर हाई प्रेशर था, तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन भी डिजोल्व हो गया था कुछ हद तक, ऑक्सीजन भी डिजोल्व हुआ था। अब वो अचानक से अगर वो बाहर गया तो क्या होगा? जो नाइट्रोजन डिजोल्व था वो बबल्स के फॉर्म में बॉडी के अंदर निकलना शुरू कर देगा। तो जितना वेंस और कैपिलरीज था जिसमें नाइट्रोजन डिजोल्व हुआ था, वो बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगा, और जितना कैपिलरीज और ये सब का सबको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अब एयर ब्लॉकेज हो गया। अब ब्रेन को एनर्जी चाहिए, मार है मेहनत कैले हो, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ब्रेन को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए कुछ चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड पहुंचैले है, और बाद क्या हुआ? अचानक से बाहर निकल गए, तो क्या हुआ? सब जगह एयर बबल्स के फॉर्म में नाइट्रोजन बबल्स निकल गए, और वो क्या हुआ? जो जहां ब्लड था, ब्लड को वहीं पे रोक देगा, वो ब्लड को आगे फ्लो होने ही नहीं देगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। तो जनरली स्क्यूबा ड्राइवर्स जहां भी होता होगा, देखता होगा ओलंपिक, हर अलग से ओकरा बनावल रहता है। इतना चलो आज हिंद महासागर में छरपो, सब आज गंगा जी में छरपो, स्क्यूबा ड्राइवर सब का खेला गंगा जी में होगा, नहीं ना होता है? अरे नहीं ना होता है। उसके लिए स्पेशल क्या बनाया जाता है? तो उसमें हीलियम डाला जाता है, इनर्ट, उसको उसके मतलब पानी के अंदर हीलियम की मात्रा को बढ़ा दी जाती है, जिस कारण से वो जो डिजोल्यूशन है किसका? नाइट्रोजन का, हमारे बॉडी के अंदर कम से कम हो सके। तो ऐसा एक कारण ये भी है। तो स्क्यूबा ड्राइवर्स जो है वो आफ्टर मतलब ड्राइविंग कुछ समय तक, 2 से 3 मिनट तक पानी के अंदर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फिर जब पानी के अंदर होंगे तो प्रेशर ज्यादा है, उस पर नाइट्रोजन डिजोल्व है, जैसे है, धीरे 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 करके जो बॉडी को जरूरत है ऑक्सीजन वो लिया, और जिस नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं थी बॉडी धीरे धीरे उसको छोड़ के हटा दिया। लेकिन अगर अचानक बाहर आ गए तो प्रेशर घट गया, तो नाइट्रोजन तो डिजोल्व हो ही नहीं सका, वो तो बाहर रह गया। तो जो जहां था वहीं पे वो बबल्स के फॉर्म में हो गया पूरा। अब कैपिलरीज था, यहाँ बबल्स आ गए, तो स्वाभाविक इधर का ब्लड इधर इधर रुक गया, आदमी मर जाएगा।
बात समझ में आया? तो दो एप्लीकेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। पहला एप्लीकेशन ये दो खाली लिखेगा, कौन कौन? एगो हाई एल्टीट्यूड वाला और एगो दो खाली लिख ले, काफी है इतना, ठीक है? तो लिखो, इस बात को लिख लो। पहला लिखोगे ये फिगर, इसको ही बना लेना पहले, फिर उसका एप्लीकेशन लिखा देता हूं। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in soft drink in a sealed bottle under high pressure is the characteristics of is the application of हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है? सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब कार्बोनेटेड वाटर in a sealed bottle under high pressure is the application of Henry's law, ठीक है? दूसरा, माउंटेन क्लाइंबर्स feels breathing problem at high altitude due to low amount of oxygen in air at that place is also the application of हेनरीज लॉ। ये भी हमारा जो है वो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है। समझ में आया बात? हो गया? ये दोनों बात समझ में आ गया? तो याद रखेंगे कि दोनों कंडीशंस में क्या क्या हुआ, सो समझ में आ गया। इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर पे, सॉरी हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी हाई एल्टीट्यूड पे। इस कारण से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, सोचने की एबिलिटी लूज कर जाएगी। इस मेंटल कंडीशन को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया, ठीक है? और स्कूबा डाइवर्स वाला जो कहानी बताया वो तो समझा ही सब। हाई प्रेशर पे पानी के अंदर क्या होगा, हाई प्रेशर है तो उस समय हाई प्रेशर पे वो काम कर रहा है। इस एग्जाम्पल ध्यान रखना कि एग्जाम्पल याद रहे कि हम लिख सके। हाई पानी के अंदर है, वो पानी के अंदर है तो प्रेशर ज्यादा है और उसमें वो तैर रहा है तो एनर्जी खर्चा कर रहा है। तो एनर्जी खर्चा कर रहा है तो एनर्जी को जलाने के लिए कौन चीज चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ कर रहा है, तो ब्रीथ कर रहा है और अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तो हाई प्रेशर पे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारे गैसेस है, मेनली नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो बॉडी के अंदर डिजोल्व हो गए हैं। अब अगर बंदा वो अचानक से बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाएगा? तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन तो डिजोल्व ही रह जाएगा, लेकिन
नाइट्रोजन जो है जो हाई प्रेशर पे डिजोल्व हुआ था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बाहर चला गया, ब्लड ब्लड वेसल्स को जाके जहां भी रहेगा वहां पे वो क्लॉट कर देगा, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इस कंडीशन को बेंट कहते हैं, बेंट करना इसको बोलते हैं। मतलब ये उस समय आदमी मर भी सकता है, अचानक से बाहर निकलेगा वो गिर जाएगा, कि बॉडी को एनर्जी ही नहीं मिला, जहां है वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशंस होगा ये हमारे क्या है, ये हमारे एप्लीकेशंस हो गए हेनरीज लॉ के। क्लियर है बात, यहां तक सबको क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चंस इसके जो है क्वेश्चंस को देखते हैं, लिखोगे क्वेश्चन। इफ N2 gas is bubbled through water, bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimole of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar given Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m. Calculate Henry's law constant. And तीसरा, Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when
पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. ये मत समझना कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन बहुत जगह बहुत बिहार क्वेश्चन दे दिए हैं, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखे हैं, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिखे हैं, इसलिए ये समझ बनाना ध्यान रखना है कि नहीं कि मतलब लगे कि हाँ बड़ी भारी भरकम क्वेश्चन सर दे दिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? नाइट्रोजन इज गैस इज बबल्ड इन वाटर एट इतना कैलोरी, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन would be dissolved in 1 liter of water. Assume that the nitrogen exerts a partial pressure of इतना, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ, पहला क्वेश्चन देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया हुआ है 0.987 बार, KH का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ है 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 बार, किलो बार दिया हुआ है, ये ना है। अब कह रहा है क्या, कितना, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब तुमको वाटर का वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है कितना 1 लीटर, इसमें कहता है कितना मिलीमोल वाटर, किसका, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन कितना डिजॉल्व होगा, ये नहीं पूछा जा रहा है? तो मिली मतलब वाटर का वॉल्यूम दिया है 1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1000 ml। अब वाटर का, क्योंकि हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, इस कारण से डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ, इस कारण से वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, अरे हो जाएगा। तो हेनरीज लॉ से चलोगे तो हेनरीज लॉ क्या देख के पढ़े हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इजकल टू क्या KH इंटू एक्स गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया है 0.987 बार इज इक्वल टू 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे निकालोगे, मोल ऑफ N2 बाई मोल ऑफ N2 प्लस 1000 बाई 18, तो इसके सामने ही कौन सी है नेग्लिजिबल होगा। तो यहां से तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या तो एग्जैक्ट एक्यूरेट निकाल लो या अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मोल ऑफ वाटर कितना आ रहा है 55.5, तो इसके सामने इसका मोल क्या होगा नेग्लिजिबल होगा, तो हटा भी सकते हो या एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। यहां से तुम क्या निकाल लोगे, मोल्स ऑफ N2 निकाल लोगे, ही ना नोन है। आप मिली मोल कैसे निकालते हो बताएं, मिली मोल क्या फॉर्मूला है, मिली मोल क्या होता है मोल इंटू 1000, मिली मोल हो गया, ये ना हो गया, मोल इंटू 1000 मिली मोल, तो मोल आ गया 1000 से गुना कर देंगे तो मिली मोल हो जाएगा। ये बात सबको समझ आए? हो गया? इक्वेशन बन जाएगा। देखो इसमें क्या कर रहा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, एसटीपी दिया है, तो एसटीपी दिया है मतलब कितना, प्रेशर 1 atm, तो प्रेशर दे दिया, और तुमको निकालना क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इजकल टू क्या KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, तो ई दिया है, यही निकालना है, ये नहीं दिया है, मोलालिटी तो दिया है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन नहीं बताए हुए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से क्या निकाल लोगे, मोलालिटी दिया है क्वेश्चन में, मोलालिटी दिया हुआ है, सॉल्वेंट पता है, सॉल्वेंट कौन, H2S को कहाँ डिजोल्व कर रहे हो, वाटर में, तो सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हो सकता है 1000 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, सम टोटल मोल फ्रैक्शन होता है ना, इजकल टू 0.195 और इंटू क्या हो गया, वाटर है तो एटॉमिक मास कितना हो गया 18 हो गया ना। तो यहां से कौन सी अननोन है, तो एक्स नहीं निकल जाएगा, यहां से एक्स निकल जाएगा, अरे मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा किसका, H2S का, सॉल्यूट का, अब मोल फ्रैक्शन यहाँ डाल देगा, पार्शियल प्रेशर पता है तो केच नहीं निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। इस अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी को हल्का में मत लो तुम लोग। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्टली एडवांस में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग ऐसा कुछ एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन तुमसे बने होने चाहिए, चैप्टर खत्म हुआ बैठ के पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाइन से तुमको बना लेना है, सब बना के एक जगह कोऑर्डिनेट करोगे, अगला अलग से कॉपी बनाओगे एनसीईआरटी के लिए, 2 दिन का समय देंगे, अगले जब क्लास होगा उसके 2 दिन के अगले क्लास के बाद कौन दिन है, मंडे है ना, आज मंडे, हाँ, तो फ्राइडे वाले क्लास में हम सब कॉपी देखेंगे, एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन का सॉल्व होना चाहिए, अलग से कॉपी बनाओगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। थ्योरी है तो थ्योरी के फॉर्म में लिखना है, उसको कॉपी चेक करेंगे, समझ में आ रहा है बात, कॉपी चेक करेंगे ही करेंगे, एकदम ध्यान रखोगे, अलग से वो कॉपी बना लो, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, जहां दिक्कत होगा वहां पूछोगे, बताएंगे, समझ में आ रहा है। साथ में बोर्ड के लिए अलग से तुमको समय नहीं मिलने वाला है, बोर्ड के लिए साथ में तुमको काम करते हुए चलना है, कि बोर्ड के लिए अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़े, क्लियर है, बन जाएगा ही, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन उसी तरह से है, बस यहाँ पे भी इतना ml ऑफ सोडा वाटर, ml 500 ml 500 ग्राम, वाटर के केस में कुछ नहीं दिया रहेगा तो 500 ग्राम बना देना है, वाटर का वेट मानोगे और तब उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, बन जाएगा। चलो, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इधर जो क्वेश्चंस होंगे बीच में, फिर कभी क्वेश्चंस की बातें होंगी तो अलग से हम लोग करके इसके क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हमको लगेंगे क्वेश्चंस के लिए तो अलग से हम कोऑर्डिनेट करेंगे। ये खत्म, अगले क्लास से हम लोग जो क्लास में आएंगे तो हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर है हमारा, उसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। दोनों का अगर बोलना अलग से एक दिन जब क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए रखते हैं ना, तो उसमें जिस दिन भी रखेंगे क्वेश्चन डिस्कशन का, तो उसमें और भी चीज़, एक ओस्टवाल्ड वाकर एक्सपेरिमेंट है तुम लोग के लिए, जो जेई वाला सब है, उसको ओस्टवाल्ड वाकर एक्सपेरिमेंट कभी बहुत पहले पूछा गया है, क्वेश्चंस आ सकता है, तो वो एक पार्ट है वो, और ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर का जो ग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन, वो सब चीज़ अलग से हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस के लिए वो जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, जिस समय बता रहे होंगे, उस समय हम लोग करेंगे। अगले क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे।